Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business studies, the lesson number 10 international business बेटे। लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 9 फिनिश कर दिया था, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 9 फिनिश कर दिया था बेटे, ठीक है। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखिए इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। द बिजनेस बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। द बिजनेस बिटवीन two countries is called international business, is called international business। तो बेटे दो देश के बीच जब बिजनेस होता है तो उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में होता क्या है, जो बिजनेस होते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो एक कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे हम यहाँ से कोई गुड्स भेज रहे हैं इंग्लैंड को, चाइना को, जापान को, रशिया को, तो वो हमारे देश की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे देश में एंट्री कर रहे हैं। इसका मतलब ये इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है बेटे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। लास्ट लेसन में हमने इंटरनल ट्रेड पढ़ा था। इंटरनल यानी कि आंतरिक व्यापार जो भारत के हिस्सों के अंदर ही होता था। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड है जो भारत की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे देशों में होगा। सो द ट्रेड बिटवीन या बिजनेस बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। इट रेफर्स टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज। तो इसमें दो कंट्रियों की इन्वॉल्वमेंट होती है जो आपस में क्या करते हैं, बिजनेसेस करते हैं बेटे, ठीक है। जो आपस में क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल बिजनेस किया क्यों जाता है बेटे, ठीक है। बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन के कारण ये इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है बेटे। जो एक कंट्री होती है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर गुड्स में स्पेशलाइज्ड होती है। जो एक पर्टिकुलर कंट्री होती है वो किसी ना किसी गुड्स में स्पेशलाइज्ड होती है। उसके जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं बेटे वो उस गुड्स के प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं, ठीक है। उस गुड्स के प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं, ठीक है। तो जब एक देश किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन रखता है बेटे तो वो उस प्रोडक्ट को बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम कॉस्ट में और कम टाइम में बना देता है बेटे, यानी बहुत कम कॉस्ट लगती है। किसी और देश में अगर वो चीज बनेगी तो वहां हाई कॉस्ट लगेगी, उस देश में कम कॉस्ट लग रही है क्योंकि उसे स्पेशलाइजेशन हासिल है, क्योंकि जो उसके नेचुरल रिसोर्स हैं बेटे, नेचुरल रिसोर्स उस गुड्स को फेवर करते हैं, ठीक है। इसीलिए उस गुड्स में स्पेशलाइज है, बाकियों के मुकाबले वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा कम समय में बना सकते हैं बेटे। जैसे जो गल्फ कंट्रीज, खाड़ी के देश हैं बेटे, वहां पेट्रोलियम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वो नेचर की धरोहर है, नेचर का गिफ्ट, प्रकृति का गिफ्ट है उन देशों के लिए कि वहां पर कुएं के जो तेल हैं या तेल के जो कुएं हैं बेटे वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जिससे जैसे इंडिया में बेटे गड्ढों में पानी भरा रहता है, वहां पर गड्ढों में तेल भरे रहते हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। तो इसके कारण वो कंट्रियां बेटे, ठीक है, ऑयल में, ऑयल प्रोडक्शन में, क्रूड ऑयल में वो स्पेशलाइज्ड होती है बेटे। तो इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस का जो बेस होता है वही स्पेशलाइजेशन होता है बेटे। अब इंटरनेशनल बिजनेस करा क्यों जाता है, आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाई वी डू इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। हम क्यों इंटरनेशनल बिजनेस को बेटे करते हैं, क्योंकि एक देश बेटे अपनी सभी नीड्स या सभी डिमांड को खुद पूरा नहीं कर सकता बेटे, ठीक है। क्योंकि हर देश हर चीज में स्पेशलाइज नहीं होता, तो वो अपनी डिमांड को खुद पूरा नहीं कर सकता। खुद पूरा नहीं कर सकता तो उसे किसी दूसरी कंट्री की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसके कारण ये इंटरनेशनल बिजनेस बेटे किए जाते हैं, ठीक है। तो हमें दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है बेटे। दिस डिपेंडेंस ऑफ वन कंट्री इज मेनली ड्यू टू द ओड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। तो इन्होंने बताया भाई कि जो रिसोर्स होते हैं वो सभी कंट्रीज में एक समान नहीं होते, ठीक है। किसी कंट्रीज में बेटे लो होते हैं, किसी में हाई होते हैं, किसी में बिल्कुल ही नहीं होते, ठीक है। तो इस रिसोर्स के फेवरिज्म के कारण बेटे, ठीक है, आपको स्पेशलाइजेशन हासिल हो जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, और स्पेशलाइजेशन मिलते ही फिर आप उस प्रोडक्ट को दूसरे देशों को बेचना बेटे शुरू कर देते हो। तो जिस देश में जितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल होते हैं वहां उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बेटे अदर कंट्री को, ठीक है। जो ये कंट्री होती है ये परचेस बेटे
ठीक है, परचेस करती हैं और सेल करती हैं दूसरे देशों से बेटे लो कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, आपके अगर अपने देश से लो कॉस्ट पे कोई प्रोडक्ट आपको बाहर या चाइना से मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उससे परचेस करते हो बेटे। तो ये था आपको इंटरनेशनल बिजनेस की मीनिंग, आपको बता दी गई भाई क्या होता है जब दो देशों के बीच बिजनेस होता है, इंटरनेशनल बिजनेस होता है। क्यों होता है बेटे? बिकॉज एक कंट्री सारी की सारी अपनी नीड या डिमांड को खुद पूरा नहीं कर सकती, खुद फुलफिल नहीं कर सकती, उसे किसी ना किसी प्रोडक्ट को लेकर दूसरे देशों पर डिपेंड रहना ही पड़ता है। अमेरिका इज अ सुपर नेचुरल पावर, लेकिन वो भी देखिए अभी कोरोना के टाइम में भारत पर डिपेंड हो गया था HCQ मेडिसिन के लिए। ठीक है, वो मलेरिया की जो गोली थी बेटे। तो कोई भी देश सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता, उसे दूसरे देश पर डिपेंड रहना ही पड़ता है बेटे। ठीक है, तो इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस किए जाते हैं। जो रिसोर्स होते हैं बेटे वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को फेवर करते हैं तो वो कंट्री उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाती है और बाकी देश फिर उस स्पेशलाइज कंट्री से इंपोर्ट करने लग जाते हैं बेटे। फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल बिजनेस में एटलीस्ट कम से कम दो देशों का, दो कंट्रीज का होना बहुत जरूरी है बेटे। ठीक है, एक अकेली कंट्री अपने खुद के साथ इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर सकती, तो इसका ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे कि दो देशों का होना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, द इंटरनेशनल बिजनेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्रीज। तो दो देश होंगे तभी बेटे ट्रांजैक्शन होंगे। मेनी बेसिस देखिए, अब इंटरनेशनल बिजनेस के बहुत सारे बेस होते हैं। पहला बेस तो मैंने बताई दिया आपको, स्पेशलाइजेशन। जब एक देश किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है बेटे तो वो उस प्रोडक्ट को लेस कॉस्ट पर बना सकता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के मुकाबले वो इस पे बना सकता है बेटे। तो एक हो सकता है स्पेशलाइजेशन। सेकंड हो सकता है बेस बेटे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। जो रिसोर्स होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता। ये नहीं कि भाई इंडिया में जो नेचुरल रिसोर्स है वो बेटे अमेरिका के इक्वल है, नहीं। अमेरिका में बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, या खाड़ी के जो देश हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, इंडिया में कम रिसोर्स है। बट इंडिया के पास भूमि ज़्यादा है, उनके पास जल ज़्यादा है, या कोई और चीज़ ज़्यादा है। तो हर देश के पास रिसोर्स जो होते हैं अनइक्वल होते हैं। ठीक है, कोई किसी रिसोर्स में रिच होता है, कोई किसी रिसोर्स में बेटे रिच होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स नो कंट्री इज सेल्फ डिपेंडेंट। तो इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के चलते ही कोई भी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकती, उसे बाकी देशों की सहायता लेनी ही पड़ती है बेटे। नेक्स्ट है लैंग्वेज डिफरेंसेस। आपको पता है एवरी कंट्री ऑलमोस्ट कुछ दो चार देश को छोड़ दीजिए जहां इंग्लिश चलती है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है, यहाँ इंग्लिश ही चलती है। लेकिन इनको छोड़कर बाकी जो देश है बेटे उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। हर देश की अपनी खुद की पर्सनल लैंग्वेज होती है। जैसे इंडिया की बेटे हिंदी है, भारत के ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं। चाइना में चाइनीज चलती है, जर्मन में जर्मन लैंग्वेज चलती है बेटे। ठीक है, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज चलती है बेटे। ठीक है, तो जापान में जैपनीज चलती है। तो अलग अलग लैंग्वेज होती है बेटे। तो अलग अलग लैंग्वेज जब होती है तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस के लिए फिर सामने वाले की लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है भाई, तभी आप इंटरनेशनल बिजनेस कर पाओगे, तभी किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में आप एंट्री कर पाओगे बेटे। तो इसीलिए बताया गया है कि एवरी कंट्री जो होते हैं उसकी डिफरेंट लैंग्वेज होती है और इट इज मैंडेटरी फॉर सक्सेसफुल बिजनेसमैन टू नो द लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट नेशन। तो हर बिजनेसमैन के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो दूसरे देशों की लैंग्वेज को भी समझे या समझने का प्रयास करे। डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज इज द मेन फीचर ऑफ द नेचर ऑफ दिस बिजनेस बेटे। जो डिफरेंस इन लैंग्वेज होता है वो मेन फीचर है इस टाइप के बिजनेस का। नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल बेटे। अगर आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज का ज्ञान है तो आप किसी दूसरे देश के साथ इजीली व्यापार कर सकते हो। और अगर आपको किसी देश की लैंग्वेज नहीं पता बेटे, ठीक है, तो फिर आपको किसी इंटरप्रेटर की हेल्प लेनी पड़ सकती है और फिर हो सकता है कोई डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपको तो सही से समझ आएगा नहीं, हो सकता है इंटरप्रेटर आपको कुछ और बताए या गलत बता दे बेटे। तो सक्सेसफुल इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपको सामने वाली कंट्री की लैंग्वेज सीखनी ही पड़ती है। नेक्स्ट देखिए कंपैरेटिवली मोर रिस्की। तो बेटे इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड के मुकाबले जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, डेफिनेटली रिस्की होता है बेटे, क्योंकि जो पेमेंट होती है वो फॉरेन करेंसीज यानी US डॉलर के रूप में की जाती है बेटे। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स जाएगा, कस्टम ड्यूटी लगेगी भाई, भारत की बाउंड्री को क्रॉस करके इंग्लैंड में या अमेरिका में जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वो लगेगी बेटे। ठीक है, उधार में तो और ज़्यादा रिस्क राइज हो जाएगा भाई, मान लो सामने वाले सप्लायर ने रुपया नहीं पे किया तो फिर क्या होगा। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है बेटे, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंट प्लेस पर होता है। ठीक है, और जाता ये सी के थ्रू यानी समुद्र के थ्रू ही जाते हैं और समुद्र में लहरें उठती रहती है, तूफान आते रहते हैं बेटे, बाढ़ का खतरा भी बना रहता है। ठीक है, तो काफ़ी रिस्की होता है गुड्स को ट्रांसफ़र करना बेटे। जो ग्लेशियर होते हैं जिसे हिमबर्ग भी कहते हैं,
ठीक है, बर्फ के पहाड़ी से कहते हैं बेटे, उससे अगर शिप टकरा जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। समुद्रों में लहरें उठती हैं, वेव्स बेटे, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, सी, ये सब बेटे चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। तो समुद्र के रास्ते अगर आप लेके जा रहे हो तो काफी रिस्की हो जाता है, और ज्यादातर समुद्र के रास्ते ही जाते हैं बेटे ये। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। भाई जब आप दूसरे देशों से व्यापार करोगे तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उसके एंटर में आएगी। इंपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी नहीं बेटे, बहुत ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी, क्योंकि एक तरह से आप इंपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप देश के साथ सही नहीं कर रहे हो, आप देश में बनी वस्तुओं का यूज ना कर दूसरे देशों से मंगा रहे हो बेटे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको देश के ऊपर विश्वास नहीं है, आप देश को सेल्फ रिलायंस नहीं बना रहे, आत्मनिर्भर भारत नहीं बना रहे आप। अगर आप दूसरे देशों से लेके आओगे तो गवर्नमेंट डेफिनेटली दखल अंदाजी करेगी और आप पर हाई टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी जिसे कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी यानी इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा हाई लगा देगी। तो बेटे इंटरनेशनल बिजनेस इज टोटली मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इंटरनेशनल बिजनेस को गवर्नमेंट मॉनिटर करती है या निगरानी में रखती है बेटे। गवर्नमेंट से पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है सेल और परचेस करने के लिए, और साथ ही साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। बेटे लास्ट पॉइंट है पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। जो पेमेंट की जाती है इंटरनेशनल ट्रेड में वो फॉरेन करेंसी में होती है। पहले आपको इंडियन रुपीज को अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, फिर जाके आपको पेमेंट करनी होती है बेटे। ठीक है, तो इसमें भी रिस्क रहता है भाई। आज मान लो यूएस डॉलर 70 का है, कल को 72 का हो जाए, 72 का, क्योंकि यूएस डॉलर के प्राइस तो बेटे दिन में ही बहुत बार चेंज होते रहते हैं, तो इससे भी रिस्क राइज होता है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है सेलर को या परचेजर को। तो बेटे इंटरनेशनल करेंसी में भी चेंज होने के कारण ये रिस्क क्रिएट करता है। ठीक है, और इंटरनेशनल बिजनेस में बेटे जो पेमेंट होती है वो फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी में मेनली क्या आता है, यूएस डॉलर, क्योंकि यूएस डॉलर एक इंटरनेशनल मीडियम फॉर एक्सचेंज माना जाता है। आपको कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट करनी है आपको यूएस डॉलर में पेमेंट करनी पड़ते बेटे। ठीक है, तो ये थे आपके फीचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बेटे। तो इंटरनेशनल बिजनेस के क्या क्या फायदे होते हैं हमें। बेनिफिट का मतलब होता है बेटे फायदे। ठीक है, तो हमें देश को तो फायदा है ही, नेशन यानी कंट्री, भारत को तो फायदा है ही, साथ ही साथ बिजनेस फर्मों को भी बेटे फायदा होता है। तो जब भी आपसे बेनिफिट पूछा जाए इंटरनेशनल बिजनेस के बेटे, तो आप दो तरीके से इसका बेनिफिट बताओगे, एक तो देश को और एक दूसरा बिजनेस फर्म्स को बेटे। पहला देखिए अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो बेटे जब भी एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, जब भी भारत एक्सपोर्ट करेगा यूके को, यूएस को, चाइना को, जापान को, रशिया को बेटे, तो इससे हमें फॉरेन करेंसी यानी उस देश की करेंसी मिल जाते हैं बेटे। पहले वो देश अपनी करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराएगा, फिर उस यूएस डॉलर से उस देश की करेंसी भारत को इश्यू की जाएगी बेटे। तो सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल बिजनेस से बेटे हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी हम कमा सकते हैं, विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन नोट जिसे बोल लीजिए, जिसे यूएस डॉलर बोल लीजिए, उसे हम कमा सकते हैं बेटे। और फॉरेन करेंसी जितनी ज्यादा एक देश कमाता है उतना ज्यादा बेटे वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन करेंसी हमारे लिए। उस फॉरेन करेंसी की सहायता से हम विदेशी प्रोडक्ट आसानी से खरीद सकते हैं। अगर हमें इंडियन रुपीज को कन्वर्ट कराना पड़ेगा बेटे तो हमें दिक्कत आएगी, लेकिन अगर ऑलरेडी हमारे पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व होगा तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सेकंड देखिए मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। एफिशिएंट मतलब यानी बेटे कुशल। तो जो हमारे देश के पास रिसोर्स पड़े हुए हैं बेटे, जो भी नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास, उसका बेस्ट वे में हम यूज कर सकते हैं थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड बेटे। जो रिसोर्स हैं आपके, वो आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराता है बेटे। स्पेशलाइजेशन यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होना, जैसे चाइना मोबाइल फोन में स्पेशलाइज्ड है बेटे। ठीक है, तो इस तरह से तो बेटे जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमारी जो एक्सेस कैपेसिटी होती है, जो हमारे पास पावर होती है काम को करने की बेटे, वो यूटिलाइज हो जाते हैं। अदरवाइज घर की डोमेस्टिक डिमांड को हम पूरा कर दे, कंट्री की डिमांड को पूरा कर दे, तो बस अगर हम दिन में बेटे 1000 यूनिट बना सकते हैं और हम बना केवल 500 रहे, क्योंकि हमारे देश की डिमांड केवल 500 है, तो बाकी 500 तो हमारी खराब जा रही है। लेकिन उन बाकी 500 यूनिट को आप एक्सपोर्ट करके अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हो और अपने आप को एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट इंप्रूविंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट बेटे। तो एक्सपोर्ट करने से प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, प्रोडक्शन, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना एक्सपोर्ट हो पाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा बेटे, एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी और उससे हमारे देश की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। देखो बेटे, ग्रोथ का सीधा सीधा संबंध प्रोडक्शन से होता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जितना आप प्रोडक्शन करोगे बेटे उतने ज्यादा आपको एम्प्लॉयज चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, हाँ, पहले आप 500 यूनिट बना रहे थे, आपके पास 2000 एम्प्लॉयज थे, अब 1000 यूनिट बनाओगे तो आपको 4000 एम्प्लॉय लेने पड़ेंगे, यानी 2000 से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। तो तभी तो कहा जाता है बेटे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कीजिए, इंटरनेशनल बिजनेस में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने देश की बेरोजगार जनता को रोजगार प्रोवाइड कराकर दीजिए बेटे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराकर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस से प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन से ग्रोथ बढ़ती है, प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए लेबर भी चाहिएगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होते हैं बेटे। लास्ट है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। आपको पता है बेटे इंटरनेशनल बिजनेस में स्पेशलाइजेशन हासिल होता है। स्पेशलाइजेशन के जरिए हम एक प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से ज्यादा लो कॉस्ट में बना देते हैं बेटे। और अगर आपको एक प्रोडक्ट लो कॉस्ट में मिल जाए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, भाई प्रोडक्ट इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया में मोबाइल फोन बेटे काफी महंगे बन पाते हैं, चाइना की हम क्वालिटी को, चाइना की हम बेटे फीचर को टक्कर नहीं दे पाते। अगर हम इंडियन मोबाइल को यूज करेंगे बेटे, 8000 का एक भारतीय मोबाइल आया जिसमें स्पेसिफिकेशन थी भी नहीं बेटे, ठीक है, ना वो कुछ कर पा रहा था, ना उसकी रैम थी, ना आपको पबजी खिला पा रहा था, तो एक तरह से वेस्ट गए आपके रुपए। चाइना का फोन अगर 7000 में आपको मिल जाए और सब चीजें फीचर प्रोवाइड करा दे बेटे, तो इससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड राइज होता है। आपके जीवन जीने का तरीका या जीवन निर्वाह करने का जो तरीका होता है उसमें इंप्रूवमेंट आती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए बेटे आपको प्रोडक्ट सस्ते मिल जाते हैं और आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो राइज हो जाता है। अब हम बेनिफिट देख लेते हैं टू द बिजनेस फर्म कि बिजनेस फर्मों को क्या बेनिफिट है बेटे। सबसे पहला है प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट। आप बेटे प्रोडक्ट बनाइए, देश में तो बेचोगे ही, साथ ही साथ विदेशों में बेचकर आप हाई प्रॉफिट कमा सकते हो बेटे। ठीक है, देश में आप बेच लीजिए, देश में बना लीजिए बेटे, और फिर बाद में विदेशों में बेचकर आप ज्यादा से ज्यादा हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं बेटे। तो ये था आपका प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट। तो इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए बेटे जो बिजनेस फर्में होती है, ठीक है, वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है बेटे। ठीक है, और इससे जो उनका प्रॉफिट है वो काफी हाई हो जाता है। सेकंड देखिए, इंक्रीज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटे। अगर किसी कंपनी के पास 4 मशीनें हैं जिसमें से 2 खाली पड़ी है, क्यों? क्योंकि इतनी खपत है ही नहीं देश के अंदर, इतना प्रोडक्ट ही बना पा रही है बेटे वो। ठीक है, देश के अंदर डिमांड ही नहीं है, तो बाकी 2 मशीनें खाली पड़ी है, यानी कि जो उसकी कैपेसिटी है वो खराब हो रही है बेटे, बेकार पड़ी हुई है। अगर अब आपको मिल जाता है फॉरेन ऑर्डर, फॉरेन कोई कंपनी आपको ऑर्डर दे देती है बेटे प्रोडक्ट बनाने का, अब आपको डबल खपत करनी पड़ेगी, डबल प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा बेटे। तो प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, तो इससे जो 2 बेकार पड़ी हुई मशीनें वो यूज में आ जाएगी, और इससे आपकी बेटे जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी यानी काम कार्य करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी कार्य करने की क्षमता आपकी पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाएगी। सो इंक्रीजिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटे। तो जो सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे आप अच्छे से यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। ठीक है, इससे जो इडल प्रोडक्शन, इडल मतलब बेकार जो प्रोडक्शन था बेटे, बेकार में जो रिसोर्स पड़े हुए थे उनका आप यूज कर सकते हो और अपनी कैपेसिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। एक कंपनी को अगर ग्रोथ करनी बेटे तो अपने विदेशों में प्रोडक्ट भेजो ना, एक विदेशी मार्केट को कैप्चर करो बेटे, विदेशी मार्केट को कैप्चर करो, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपका बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा। आप अपने देश के अंदर तो प्रोडक्ट बेचो, साथ ही साथ विदेशों में बेचना शुरू करो बेटे, विदेशी लोग आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, आप प्रोडक्शन को दुगना कीजिए, अपने नए नए प्लांट लगाइए विदेशों में बेटे। ठीक है, ब्रांच खोलिए अपने विदेशों में, इससे आपका एक्सपेंशन होगा और आपकी कंपनी ग्रो कर जाएगी, नॉट ओनली इन डोमेस्टिक कंट्री बट आल्सो इन द फॉरेन कंट्री। ठीक है, घरेलू देश में तो होगी ही, साथ ही साथ विदेशों में भी आपकी कंट्री अच्छे से ग्रो कर जाएगी। नेक्स्ट है वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट बेटे। तो डोमेस्टिक मार्केट में जो कंपटीशन होता है बेटे उसको भी आप स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। सो फॉर द फर्म हु आर फेसिंग टफ कंपटीशन इन द लोकल मार्केट, अगर इंडिया में आपको टफ कंपटीशन मिल रहा है और इंडिया में आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है कंपटीशन के कारण, तो आप अपने प्रोडक्ट को विदेशों में बेच सकते हो बेटे। तो इंटरनेशनल बिजनेस सीम्स टू बी अ ओनली वे टू मेंटेन देयर पोजीशन इन द मार्केट। आपको अगर मार्केट में फर्स्ट पोजीशन रैंक हासिल करनी है और उसे मेंटेन करना है लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग रन तक, तो आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाइए, इन्वेस्ट कीजिए, दूसरे देशों की मार्केट को एक्सपेंड कीजिए। जब आप अपने प्रोडक्ट को विदेशों में भेजोगे, आपकी ब्रांड गुडविल इतनी
ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी कि उसका फ़ायदा आपको डोमेस्टिक कंट्री में भी मिलेगा और डोमेस्टिक कंट्री में भी आपकी सेल बूस्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बेटे। तो एक अच्छा जरिया होता है डोमेस्टिक मार्केट से, कॉम्पिटिशन से बाहर निकलने का और अपने प्रोडक्ट को विदेशों में भेजने का बेटे। लास्ट पॉइंट है इंप्रूविंग द बिजनेस विजन। विजन का मतलब होता है दृष्टि, यानी मैंने अपनी दृष्टि में अपना फाइनल गोल क्या डिसाइड किया हुआ बेटे। तो डेफिनेटली अगर किसी फर्म का प्रोडक्ट विदेशों में जाके इतनी प्रसिद्धि हासिल कर लेता है तो इसका डेफिनेटली एक विजन होगा बेटे। तो आप अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सेल आउट करके, ठीक है, विदेशों में बेचकर अपने विजन को अचीव कर सकते हो। विजन मतलब वो अंतिम पड़ाव जहां आप जाना चाहते हो बेटे, वो अंतिम पड़ाव जो आपने सोच रखा है कि मुझे ये करना है, ये मुझे अचीव हो जाए, मेरे लाइफ के जीने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो कंपनियां विदेशों में जाके अपने विजन को अचीव कर सकते हैं। उन्हें अगर मार्केट में नंबर 1 बनना है तो बेटे विदेशों में अपने प्रोडक्ट को भेजिए, विदेशी मार्केट को कैप्चर कीजिए, फॉरेन करेंसी कमाइए, स्ट्रॉन्ग बनिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ आगे आइए। आपका विजन कंप्लीट हो जाएगा, आपका फाइनल गोल, फाइनल अंतिम पड़ाव अचीव हो जाएगा बेटे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।